नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिका को भारत का जवाब। विदेश मंत्री ने कहा किसी दबाव या लालच में नहीं हुए शामिल। H-1B वीजा पर नहीं होगा समझौते का असर। भ्रष्टाचार मामलों में अधिकारियों के खिलाफ 6 महीनों में पूरी होगी जांच। कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। प्रधानमंत्री की सचिवों के साथ बैठक में दायरे से बाहर निकलकर काम करने की सलाह। सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 कक्षा में स्थापित। इसरो का साल में 12 मिशन भेजने पर जोर। इसरो प्रमुख किरण कुमार का बयान। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का छठा दिन। फल, सब्जी और दूध की किल्लत। मध्य प्रदेश में इलाकों में आंदोलन जारी। और फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में बोपन्ना ग्राबियले। क्वार्टर फाइनल में सानिया डोरी की जोड़ी को दी मात। चैंपियंस ट्रॉफी में आज न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत अमेरिकी संबंध में प्रगति पर संतोष जताया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि पाकिस्तान कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को रिहा कराया जाएगा। जलवायु समझौते पर अमेरिका के आरोपों को भारत ने खारिज किया है। सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ किया कि भारत किसी दबाव या लालच में पेरिस समझौते में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारत की चिंता पर्यावरण को लेकर है। भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर ना तो किसी देश के दबाव में किए थे और ना किसी देश के पैसे के लालच में किए थे। ये लोभ के कारण किए गए हस्ताक्षर नहीं है, ये भय के किए गए हस्ताक्षर नहीं है, ये हमारी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के कारण किए हुए हस्ताक्षर है। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, वो प्रतिबद्धता आज की नहीं है, वो 5000 वर्ष पुरानी है। हालांकि विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के पीछे हटने के बावजूद H-1B वीजा मसले पर असर नहीं पड़ेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने की दलील को खारिज किया है। उन्होंने शिमला और लाहौर समझौते का हवाला देते हुए कहा कि ये मामला द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। कश्मीर को वो किसी भी तरह से ICJ में नहीं ले जा सकता, क्योंकि कश्मीर के ऊपर शिमला अग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन बहुत ही क्लियर है कि बायलैटरल मुद्दा है और दोनों देश आपस में बैठकर ही निपटाएंगे। विदेश मंत्री ने सोमवार को एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुषमा स्वराज ने कहा कि पिछले 6 साल में FDI में 37.5% की जबरदस्त बढ़त हुई है। उन्होंने कहा कि भारत का महत्व दुनिया भर में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विदेश में मुसीबत में फंसे करीब 80,000 भारतीयों को भारत लाया गया है। रविंद्र सिंह चौराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने सोमवार को सभी केंद्रीय सचिवों के साथ बैठक की और उनसे 2022 तक पूरा किए जा सकने वाले ठोस लक्ष्यों के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से 100 सबसे पिछड़े जिलों के विकास पर केंद्रित रहने के लिए भी कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने GST लागू करने से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया और इससे जुड़े साइबर सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सचिवों को मंत्रालय के दायरे से बाहर निकलकर काम करने को कहा है। सोमवार को सभी सचिवों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि समूचा तंत्र मिलकर काम करेगा तो सकारात्मक नतीजे आएंगे। इसके लिए उन्होंने जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेश और देश भर में व्यापक टीकाकरण का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 3 साल में सरकारी तंत्र के एकजुट होकर काम करने से अच्छे नतीजे आए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने सदियों पुराने प्रशासनिक तंत्र से ऊपर उठने पर भी जोर दिया। साथ ही स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह यानी 2022 तक ठोस लक्ष्य की पहचान करके उसे हासिल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों में बदलाव के लिए दृढ़ रुख अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के लिए तय समय सीमा में अलग अलग मानदंडों के तहत लक्ष्य तय करना होगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी सचिवों को संबोधित किया।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने नई कर प्रणाली को लागू किए जाने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक मोड़ बताया। उन्होंने जीएसटी से जुड़े साइबर सुरक्षा के कड़े उपाय करने के लिए भी कहा। इस बैठक में वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे अधिकारियों के खिलाफ अब जांच की प्रक्रिया सालों तक नहीं चलेगी। सरकार ने इसके लिए समय सीमा तय कर दी है। नए नियमों के मुताबिक जांच अथॉरिटी सरकार को आरोपों की लिस्ट, दुर्व्यवहार के आरोप की कॉपी भी सौंपेगी। साथ ही गवाहों की लिस्ट जमा की जाएगी जिनके आधार पर आरोप लगे हैं। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत अहम फैसला लिया है। सरकार ने भ्रष्ट बाबुओं के खिलाफ जांच के लिए समय सीमा तय कर दी है। ऐसे मामलों में फंसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अब सिर्फ 6 महीने में ही जांच पूरी की जाएगी और फैसला आएगा। नए नियम सभी वर्गों के कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें IAS और IPS भी शामिल हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, कंट्रोल और अपील नियम 1965 में संशोधन किया है। इसके तहत जांच और पूछताछ की प्रक्रिया के अहम चरणों के लिए टाइमलाइन तय की जाएगी। अगर तय समय में जांच पूरी नहीं होती तो जांच अथॉरिटी को लिखित में वजह बतानी होगी। इसके बाद ही जांच के लिए ज्यादा समय दिया जाएगा। 50 साल पुराने इस कानून में बदलाव के बाद उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से लंबित पड़े मामलों में जांच प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी। इससे पहले बाबुओं के खिलाफ जांच पूरी करने की कोई तय समय सीमा नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के साथ DGMO वार्ता में भारत ने साफ किया है, जब तक सीमापार से घुसपैठ और फायरिंग बंद नहीं होगी, भारतीय सेना इसका करारा जवाब जारी रखेगी। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में CRPF के कैंप में फिदायीन हमला नाकाम कर दिया गया और 4 आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में CRPF के कैंप पर सोमवार तड़के आतंकी हमला हुआ। 4 आतंकवादियों ने गोलीबारी करते हुए कैंप में घुसने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद CRPF और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए। फिदायीन हमला किया गया। लगभग 3:45 बजे ग्रेनेड से और असलाह की फायरिंग से उस पर हमला किया गया और इस एंगेजमेंट में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों का कहना है कि मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल, ग्रेनेड, गोला बारूद और पेट्रोल बम बरामद हुआ है। आतंकी शिविर में घुसकर भारी नुकसान पहुंचाने की तैयारी में थे। There was heavy arms and ammunition on their body, lot of live grenades, AK-44, AK-47 rifles, and other incriminating material. They had come with the intention to create mayhem. इधर लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात को लेकर सोमवार को भारत और पाकिस्तान के DGMO की हॉटलाइन पर बातचीत हुई। बातचीत में भारत के DGMO जनरल AK भट्ट ने कहा, जब तक पाकिस्तान सेना घुसपैठियों की मदद और संघर्ष विराम उल्लंघन बंद नहीं करती, ऐसी कार्रवाई का माकूल जवाब दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तानी DGMO ने भारत पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अपने नागरिकों के मारे जाने का मुद्दा उठाया, लेकिन सेना ने सीमा पार के आरोपों को खारिज किया। आतंकवाद के प्रति, आतंकवादियों के संरक्षकों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और उसके तहत जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, वो अपने समय समय पर देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में कदम उठाते रहे। कश्मीर में आतंकी फंडिंग केस में NIA की छापेमारी के बाद अलगाववादियों में हड़कंप मचा है। पुलिस ने सोमवार को हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर अलगाववादियों की मीटिंग पर रोक लगा दी और उमर फारूक समेत कई हुर्रियत नेताओं को नजरबंद कर दिया। ये लोग पिछले 2 दिन में हुई NIA की छापेमारी को लेकर नई रणनीति पर चर्चा करने वाले थे। Law must take its course and investigation must be concluded. So anybody trying to derail that has to be effectively dealt with. NIA ने शनिवार और रविवार को आतंकी फंडिंग को लेकर अलगाववादी नेताओं और कई कारोबारियों के करीब 30 ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान 1.5 करोड़ रुपए और कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। इससे पहले 3 हुर्रियत नेताओं से NIA ने पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का आज 6वां दिन है। किसानों ने आज से आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के सांसद राजू शेट्टी ने कहा है कि वो NDA से अलग होने के मुद्दे पर जल्द फैसला करेंगे। वहीं हड़ताल के चलते कई शहरों में कल बाजार बंद रहे। इसके अलावा कुछ जगहों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी हुई।
कहीं सड़क पर आंदोलन तो कहीं बाजार बंद। इन सिर मुंडवाते किसान। महाराष्ट्र में 5 दिन से आंदोलन कर रहे किसान हर दिन अपनी रणनीति बदल रहे हैं। सोमवार को उन्होंने राज्य में बंद बुलाया और जगह जगह चक्का जाम किया। किसानों ने दूध और टमाटर जैसी सामग्री सड़कों पर फेंककर विरोध जताया। किसान जो कर्जदार है वो किसान कर्जदार से मुक्त होना चाहिए, उसके खेती माल को भाव मिलना चाहिए। यही मांगना लेके हम आगे ही चलते रहेंगे। पंढरपुर के भेंडीशे गांव में किसानों ने सिर मुड़वाए और किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। पुणे में किसानों के आह्वान का असर भी दिखा। यहाँ प्रमुख बाजार बंद रहे। नासिक में भी बाजार बंद रहे। यहाँ की फल और अनाज मंडियों में काम ठप रहा। राज्य में नासिक फल और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ देश का सबसे ज्यादा प्याज होता है। औरंगाबाद, धुले, सांगली, अहमदनगर, परभणी, सोलापुर, उस्मानाबाद और कोल्हापुर में भी बंद का असर दिखा। कर्ज माफ किया जाए और किसानों के जो भी सुविधा है वो पूरे दी जाए। लाइट बिल माफ किया जाए और किसानों को जो अन्याय हो रहा है वो किसानों पे अन्याय न हो। हमारे मांगे जब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के आंदोलन को बीजेपी सरकार की सहयोगी शिवसेना, विपक्षी कांग्रेस, एनसीपी, वाम दलों और ट्रेड यूनियनों का समर्थन हासिल है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की एकता तोड़ने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सीपीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को छोटे किसानों का करीब 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था, लेकिन किसान संगठनों ने इसे नकार दिया है। उनकी मांग है कि कर्ज माफी के साथ बिजली की कीमतें घटाई जाएं और उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। किसानों ने मंगलवार से सरकारी कार्यालयों को बंद कराने और विधायकों और मंत्रियों के कार्यालयों का घेराव करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो किसानों से फिर बातचीत के लिए तैयार है ताकि उनकी समस्या का हल हो सके। राज्य सरकारची एक मानसिकता निश्चित आहे की जे खरे शेतकऱ्यांचे नेते असतील त्यांच्याशी आम्ही कधीही चर्चा करायला तयार आहोत। ते आमच्या सोबत असले तरी विरोधात असले तरी त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार आहोत। पण जे केवळ शेतकऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचं काम करतात, अशा लोकांना मात्र शेतकरीच त्यांची जागा दाखवतील, कारण शेतकऱ्याला पटलेलं आहे। उधर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ यानी RKMS ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संगठन ने हड़ताल जारी रखने की बात कही है। RKMS के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रविवार को जो आश्वासन मिले थे उससे वो संतुष्ट नहीं है, लिहाजा उनका आंदोलन 10 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ और मध्य प्रदेश किसान सेना ने आंदोलन वापस ले लिया था। कांग्रेस कार्य समिति की आज अहम बैठक होनी है। इसमें देश के मौजूदा सियासी हालात पर विचार होगा, साथ ही विपक्ष की एकजुटता पर भी चर्चा होगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने आवास 10 जनपद पर बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में गौहत्या और अर्थव्यवस्था समेत कई और अहम मसलों पर भी बात होगी। कार्य समिति पार्टी के आंतरिक चुनाव के कार्यक्रम पर भी मुहर लगाएगी। कांग्रेस को 15 अक्टूबर से पहले पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव करना है। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 7 महीने पहले हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की थी। सीबीआई ने न्यूज चैनल NDTV के सह संस्थापक प्रणव रॉय के घर कल छापेमारी की। छापे की कार्रवाई 3 अन्य जगहों पर भी की गई। सीबीआई ने ICICI बैंक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस भी दर्ज किया है। लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को नई दिल्ली में NDTV के सह संस्थापक प्रणव रॉय के घर पर छापेमारी की। इसके अलावा सीबीआई ने दिल्ली और देहरादून समेत 4 जगहों पर तलाशी ली। इसके बाद प्रणव रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय और एक प्राइवेट कंपनी के अलावा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ ICICI बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस बीच सरकार ने कहा है कि छापेमारी के पीछे बदले की कार्रवाई जैसा कुछ नहीं है। Raids conducted by different agencies on a particular channel promoters has nothing to do with the freedom of press. This is not an action against
news organization. It's an action against the promoters' action. इधर एनडीटीवी ने बयान जारी करके कहा है कि सीबीआई के तमाम आरोप झूठे हैं। एनडीटीवी ने कहा है कि समाचार चैनल और उसके प्रमोटरों का बेवजह उत्पीड़न किया जा रहा है और वो भारत में लोकतंत्र और आजादी को कुचलने के इन प्रयासों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। विपक्ष ने भी इन छापों के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। इस सरकार से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? सरकार का जो एक तरह से जो कोप है, गुस्सा है, मुझे लगता है कि ये भी जरूर, क्योंकि कई दिन से मैं देख रहा था कि कभी न कभी इनके ऊपर कोई वज्रपात होगा, तो वो हो गया। सीबीआई ने पिछले हफ्ते ही 2008 में आईसीआईसीआई बैंक से हुई धोखाधड़ी के एक मामले में केस दर्ज किया था। इसके अलावा 2014 से प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग एनडीटीवी से जुड़े मामले की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। इंदौर में तेज बारिश की वजह से कल दशहरा मैदान में पंडाल गिरने से 23 लोग जख्मी हो गए। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। ये कार्यक्रम केंद्र के स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में इंदौर के देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौके पर मौजूद रहकर राहत कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अचानक आंधी और भारी बारिश की वजह से बारिश बहुत तेज थी, अनपेक्षित थी। कोई कल्पना नहीं करता था कि इस मौसम में इतनी तेज बारिश आएगी। पंडाल भरभराने लगा, गिरने जैसी स्थिति बनी। भगवान की कृपा इतनी है कि सब सुरक्षित है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और दूसरी पर्यावरणीय समस्याओं के बीच रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन के आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। ये नज़ारा है दिल्ली के आईटीओ का, जहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। राजधानी की सड़कों पर लगातार बढ़ रही गाड़ियों की तादाद के चलते कई इलाकों में ऐसी तस्वीर आम है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की भीड़ ने प्रदूषण को भी कई गुना बढ़ा दिया है। एनजीटी का मानना है कि अगर कार पूलिंग के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए तो ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। सबसे पहला जो समाधान दिखाई देता है वो कार पूलिंग का दिखाई देता है। एनजीटी ने भी कई बार कहा है कि कार पूलिंग करी जाए, मगर अफसोस की बात है कि हम लोग अभी इतने मैच्योर नहीं हो पाए हैं, उसमें हम और आप सभी हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की निदेशक सुनीता नारायणन के मुताबिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए डीजल गाड़ियों में कमी लाने के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। प्रदूषण को अगर कम करना है तो हमें गाड़ियों की संख्या कम करनी पड़ेगी, डीजल की गाड़ियों की उससे भी कम करनी पड़ेगी और हमें सामूहिक यातायात बढ़ाना पड़ेगा। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए एनजीटी 15 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश पहले ही दे चुका है। कई संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण गाड़ियों की लगातार बढ़ती तादाद है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रेलवे ने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण के स्तर को धीरे धीरे कम करने का फैसला लिया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कल इसका ऐलान किया। इसके लिए कम कार्बन वाली परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही रेलवे 5% जैव डीजल और सीएनजी या एलएनजी का इस्तेमाल करेगा।
भारतीय रेलवे ने अगले 10-12 सालों में कार्बन उत्सर्जन में 33% की कमी लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए निरंतर ऊर्जा दक्षता उपायों का सहारा लिया जाएगा और स्वच्छ ईंधन के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की कोशिश की जाएगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि कम कार्बन वाली परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देते हुए भारतीय रेलवे 5% जैव डीजल और सीएनजी या एलएनजी का इस्तेमाल करेगा। ऊर्जा जो साफ सुथरी ऊर्जा बने, रिन्यूएबल ऊर्जा बने, पर्यावरण की रक्षा करने वाली ऊर्जा बने, उसको ध्यान में रखते हुए 1000 मेगावाट सोलर, 300 मेगावाट विंड और वेस्ट टू एनर्जी, और साथ ही में बिजली पूरी मात्रा में रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन, इससे भी अगले 10 साल में 41,000 करोड़ रुपए का बचेगा और पर्यावरण की रक्षा होगी ही होगी। रेलवे ने पानी को दोबारा इस्तेमाल और वर्षा जल संचयन प्रणाली को बढ़ावा देने का फैसला किया है। साथ ही देश भर में जल निकायों के पुनर्उद्धार का भी निर्णय लिया गया है। इसमें पानी सबसे बड़ी बात है, जिससे वाटर बॉडीज को रिस्टोर किया जा रहा है, वाटर रिसाइकलिंग, वाटर ऑडिट्स, उससे कम से कम 300 करोड़ रुपए रेल का साल का बचेगा। 1990 के बाद से पूरे परिवहन क्षेत्र में 3.5% उत्सर्जन बढ़ा है, जो 2013 में 250 मिलियन टन है। इसमें रेलगाड़ियों के संचालन का 9.7% योगदान है। रेलगाड़ियों से 24.7 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन होता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश का सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो गया है। कल इसके सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो प्रमुख एएस किरण कुमार ने कहा कि इसरो का अब लक्ष्य साल में 12 मिशन भेजने पर है। इसके साथ ही भारी उपग्रहों के व्यावसायिक प्रक्षेपण की राह खुल गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई दलों के नेताओं ने इसरो को इस कामयाबी पर बधाई दी है। जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट ने शाम 5:28 पर जैसे ही उड़ान भरी, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में और इबारत लिख दी। लॉन्चिंग के थोड़ी देर बाद 640 टन वजनी इस स्वदेशी रॉकेट ने जीसैट 19 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। This opportunity to congratulate the entire team which has relentlessly worked over many decades, and for this program from 2002, a great success in the maiden attempt, and now GSLV Mark 3 has successfully put this at 19, which is a next generation satellite with multi-beam. क्रायोजेनिक इंजन के जरिए भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की महारत ने भारत के लिए व्यावसायिक प्रक्षेपण की राह खोल दी है। जीएसएलवी मार्क 3 करीब 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। The activities related to S200 preparation for the next mission of GSLV Mark 3 D1 also started, and we are planning the total integration of our next GSLV D3, next GSLV Mark 3 flight from the new second vehicle assembly bay. जीएसएलवी मार्क 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो को अंतरिक्ष में मानव को भेजने के मिशन के और करीब ला दिया है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो करीब आधा दर्जन सफल प्रक्षेपण के बाद इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए किया जा सकेगा। ये हम एक ऐसे पड़ाव में आएंगे जो मेरे ख्याल में बहुत कम देश जो हैं ऐसे जियो स्टेशनरी जीटीओ में सैटेलाइट छोड़ सकेंगे। 4 टन के सैटेलाइट, और जैसे मैंने कहा एलईओ में 8 टन के सैटेलाइट छोड़ सकेंगे। वहीं जीसैट 19 उपग्रह संचार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। लिथियम बैटरियों से लैस इस उपग्रह का वजन 3136 किलोग्राम है। इसमें KA और KU बैंड ट्रांसपोंडर्स के अलावा जियो स्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। इससे आवेशित कणों की प्रकृति और अंतरिक्ष में विकिरणों के प्रभाव के अध्ययन में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में सोमवार को हुई गोलीबारी में 6 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोगों के घायल होने की आशंका है। गोलीबारी करने वाला उसी ऑफिस का पूर्व कर्मचारी था। बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस का दावा है कि घटना के तार किसी आतंकी गतिविधि से नहीं जुड़े हैं। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है, जांच जारी है। करीब 1 साल पहले 12 जून 2016 को ऑरलैंडो के ही पर्ल्स नाइट क्लब में गोलीबारी की घटना हुई थी और इस घटना में 49 लोग मारे गए थे, 58 घायल हुए थे। लंदन आतंकी हमले में पुलिस ने 2 हमलावरों की पहचान कर ली है। एक हमलावर खुर्रम बट पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक है।
दूसरे हमलावर का नाम रशीद रिजवान है, जिसका संबंध मोरक्को और लीबिया से है। इन दोनों ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर शनिवार रात एक वैन किराए पर ली और लंदन ब्रिज पर लोगों पर चढ़ा दी। बाद में उन्होंने बरो मार्केट में लोगों पर चाकू से हमला किया। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 48 घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने तीनों हमलावरों को भी मार गिराया था। आतंकी संगठन IS ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। वहीं पूछताछ के लिए पकड़े गए सभी 10 लोगों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। बात खेलों की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना ग्रेबियले की जोड़ी ने सानिया डोडिक की जोड़ी को सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 52 मिनट तक चले मुकाबले में बोपन्ना ग्रेबियले ने सानिया डोडिक की जोड़ी को 6-3, 6-4 से मात दी। इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अब सिर्फ एकमात्र भारतीय रोहन बोपन्ना की चुनौती बरकरार है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। कल ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला है। वहीं भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला 8 जून को श्रीलंका के साथ खेलेगी। रविवार को टूर्नामेंट मैच में भारत ने पाकिस्तान को 124 रन से हराया था। और अब बात खास शख्सियत की। मशहूर फिल्म अभिनेता और नेता सुनील दत्त की आज जयंती है। बतौर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त ने हिंदी सिनेमा, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। आइए याद करते हैं सुनील दत्त साहब को। ऊंचा लंबा कद, दमदार आवाज और उसूलों के पक्के, बलराज दत्त यानी सुनील दत्त। 50 के दशक में रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर काम करने वाले सुनील दत्त ने 1955 में रेलवे स्टेशन फिल्म से अपने सिनेमा के सफर की शुरुआत की। उनकी किस्मत का सितारा सन 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया से चमका। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल। सुनील दत्त ने छाया, गुमराह, मेरा साया, सुजाता, रेशमा और शेरा और हमराज जैसी यादगार फिल्में भी की। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। 1968 में किशोर कुमार के साथ आई फिल्म पड़ोसन में उनकी कॉमेडी का अंदाज भी खूब जमा। भोले भाले अनजान प्रेमी की उनकी भूमिका आज भी यादगार है। बोले यूं नहीं, फिर से सुन देख। सुनील दत्त ने समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे। 2004 से 2005 तक युवा कल्याण मंत्री भी रहे। सन 2003 में सुनील दत्त आखिरी बार मुन्ना भाई MBBS में अपने बेटे संजय दत्त के साथ रुपहले पर्दे पर दिखे। तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा, आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे। उन्हें दुनिया को अलविदा कहे 12 साल भले ही हो गए हैं, लेकिन अपनी यादगार फिल्मों के लिए वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ फिल्म निर्माता D. रामानायडू की आज जयंती है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में जन्मे रामानायडू ने 1963 में फिल्म अनुरागम से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 1964 में उन्होंने मशहूर अभिनेता और राजनेता NT रामाराव को लेकर फिल्म रामानायडू भिनाडू बनाई, जो सुपरहिट रही। करीब 5 दशक के करियर में रामानायडू ने 125 से ज़्यादा फिल्में बनाई, जो अलग अलग भारतीय भाषाओं में थीं। 1999 में आई बांग्ला फिल्म असुक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सिनेमा जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अब आखिर में हेडलाइंस। पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिका को भारत का जवाब। विदेश मंत्री ने कहा, किसी दबाव या लालच में नहीं हुए शामिल। H1B वीजा पर नहीं होगा समझौते का असर। भ्रष्टाचार मामलों में अधिकारियों के खिलाफ 6 महीने में पूरी होगी जांच। कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। प्रधानमंत्री के सचिवों के साथ बैठक में दायरे से बाहर निकलकर काम करने की सलाह।
सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 कक्षा में स्थापित। इसरो का साल में 12 मिशन भेजने पर जोर। इसरो प्रमुख किरण कुमार का बयान। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का छठा दिन। सब्जी और दूध की किल्लत। मध्य प्रदेश के इलाकों में आंदोलन जारी। और फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स में सेमीफाइनल में बोपन्ना ग्रेबियले, क्वार्टर फाइनल में सानिया डोडी की जोड़ी को दी मात। चैंपियंस ट्रॉफी में आज न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए एक ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।